हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शब्द के बारे में, शब्द विचार के बारे में। हमने पहले वाली वीडियो में वर्ण के बारे में, वर्ण विचार के बारे में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। कमेंट्स आ रहे हैं फ्रेंड्स के कि सर आपने हमें बहुत अच्छा समझाया है। ऐसा यूनिक वीडियो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि शब्द को भी उसी ढंग से हम ऐसे बेमिसाल ढंग से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अन्य कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं हो। तो देखो, टॉपिक अपन शुरू करें शब्द विचार। सबसे पहले बात करें अपन डेफिनेशन की, परिभाषा की कि शब्द आखिर क्या होता है। तो देखो, यहाँ मैं समीक्षात्मक परिभाषा की बात करूंगा। बहुत सारी गाइडों में या बहुत सारी किताबों में है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग कर रखा है, कॉम्पिटिटर को कंफ्यूज कर रखा है। यहाँ मैं बिल्कुल तार्किक और एक्यूरेट जो बात शुद्ध है उसके ऊपर ही जिक्र करूंगा। तो मैं शब्द की सबसे पहले परिभाषा की बात करूं कि परिभाषा क्या होती है, शब्द कहते किसे हैं। तो देखो, मेरा मानना यह है, या ऐसा माना जा सकता है मेरे अनुसार, कि एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। समझने वाली बात है यहाँ समझने वाली बात यही है कि मैंने कहा है, डेफिनेशन में कहा है, आप गौर करें, एक या एक से अधिक। बहुत सारी आपको गाइडों में या बहुत सारे हो सकता है किसी ट्यूटर के द्वारा ऐसा पढ़ाया गया हो आपको आज तक कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हम कहते हैं एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अपन बात करें कि जैसे है राम व श्याम, एक शब्दों का एक समूह मैंने रखा है। यद्यपि वाक्य नहीं कह सकता, वाक्यांश कह रहा हूं। वाक्य, वाक्यांश, इनके बारे में अपन फिर अगले वाले टॉपिक में विस्तार से चर्चा करेंगे। जब ये टॉपिक चलेंगे उस समय बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। फिर भी यहाँ सरसरी तौर से देख लेते हैं कि मैंने एक वाक्यांश लिखा है राम व श्याम, अर्थात इनमें शब्दों का जो है दो तीन शब्द मैंने रखे हैं। अब गौर करो आप यहाँ कि राम व श्याम, राम मान सकते हैं बिल्कुल दो या दो से अधिक है, लेकिन वह है जो यहाँ वह है, क्या वह दो या दो से अधिक है? नहीं है ना, तो नहीं है, फिर भी यह शब्द है। दो या दो से अधिक नहीं है, फिर भी ये शब्द है। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यह परिभाषा कहां तक तार्किक है? हमारा मानना यह है कि परिभाषा यही होनी चाहिए, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। अगर सार्थक समूह नहीं है तो वह शब्द ही नहीं है। इस बारे में अपन अभी चर्चा करेंगे। देखो, एक आएगी परिकल्पना, एक बहुत अच्छी बात बताने जाएंगे हम इसी वाले टॉपिक में। केवल आज शब्द से संबंधित हम केवल सामान्य चर्चा करेंगे, शब्दों के वर्गीकरण के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो देखो, परिभाषा की बात हो गई कि एक या एक से अधिक वर्णों के जो सार्थक समूह है उसको अपन शब्द कहते हैं। अपने जहन में आती है कि फिर पद क्या होते हैं? शब्द होते हैं ये, तो फिर पद क्या है? पद क्या है? पद, इसकी डेफिनेशन के बारे में अपन बात करें तो देखो, बिल्कुल अंडरस्टैंड होने वाली बात है, अंडरस्टैंड करने वाली बात है। और यह हमारी प्रत्येक वीडियो में इस बात के ऊपर फोकस रहता है कि हम रटने की बजाय समझने पर ज़्यादा जोर देते हैं कि स्टूडेंट है, कॉम्पिटिटर है, वह समझे, रटे नहीं। क्योंकि रटी हुई बात कितने दिनों तक याद रख सकता है? बात को समझे कि क्यों है, ऐसा क्यों है, इसके पीछे का तर्क हमेशा हम बताते हैं, पीछे का जो लॉजिक है वह निश्चित रूप से बताते हैं। तो देखो, मैं बात करूं पद की,
शब्द और पद, शब्द और पद इनमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, शब्द ही पद होते हैं। कैसे होते हैं कि जब शब्द को व्याकरण के नियम के अनुसार, व्याकरण के नियमानुसार वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्रदान कर दी जाती है। क्या होता है पद में, क्या होता है कि जब शब्द को व्याकरण के नियमानुसार, व्याकरण के नियमानुसार वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्रदान कर दी जाती है, योग्यता प्रदान कर दी जाती है, तो वह कौन? शब्द। तो वही शब्द पद बन जाता है, पद बन जाता है। शब्द और पद बड़ा अंतर नहीं है, बस जब अकेले हैं तो शब्द हैं और वाक्य में प्रयुक्त हो गए तो वही शब्द क्या कहलाने लग गए? पद कहलाने लग गए। बस इतना सही अंतर है। आगे अपन बात करें शब्दों के वर्गीकरण की, कि शब्द के कितने भेद होते हैं, तो मैं केवल यहाँ ऑथेंटिक बात करूँगा शब्दों के वर्गीकरण की। मैं सबसे पहले, अगर मैं वर्गीकरण के सबसे पहले आधार की बात करूँ, तो सबसे पहला जो आधार है वह है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास भी कह सकते हैं। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। देखो हमारे लिखने की तरफ देखना है एक बार। उत्पत्ति, स्रोत, देखो स्रोत है, मेरा अनुभव है, मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट को कि स्रोत स्टूडेंट आधा से फिर त्रय और तय ऐसे लिखता है, जबकि स्रोत ऐसा नहीं है। से ही, से में ही र निकला हुआ है और फिर ओ और त है, ऐसा स्रोत ऐसे लिखा जाता है। खैर आप जानते होंगे इतनी बात। तो मैं पहले आधार की बात कर रहा हूं, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इस आधार पर शब्दों को मुख्यतया मोटे मोटे रूप से 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग हैं। सबसे पहला है तत्सम, दूसरा जो है वह है तद्भव, तीसरा है वो है देशज, और चौथा जो है वह है विदेशी। यद्यपि बहुत सारे व्याकरण, बहुत सारे जो हिंदी के विद्वान हैं उन्होंने एक भेद की और परिकल्पना की है, जिन्हें हम स्टार के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं, वह है संकर। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब 2 भाषाओं से मिलकर शब्द बन रहे हैं तो उन्हें संकर नाम दे दिया गया है। मुख्य रूप से इनके 4 ही भेद होते हैं। इनकी विस्तृत रूप से व्याख्या अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल एक सामान्य रूप से इनकी चर्चा की जा रही है। मैं दूसरे आधार की बात करूं, दूसरे आधार की बात करूं शब्दों के वर्गीकरण का दूसरा आधार, तो वह है व्युत्पत्ति, तो वह है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इस आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। व्युत्पत्ति कह सकते हैं, रचना कह सकते हैं, बनावट कह सकते हैं। इस आधार पर 3 भागों में शब्दों को बांटा गया है और उनके जो नाम हैं वह है, पहला रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योगरूढ़। रूढ़, यौगिक और तीसरा है योगरूढ़। इसके बाद में अपन तीसरे वर्गीकरण की बात करें, तो वह है
रूप परिवर्तन या प्रयोग भी कह सकते हैं या व्याकरण भी कह सकते हैं, व्याकरण के आधार पर। रूप परिवर्तन, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का भेद, इस आधार पर शब्दों को मोटे रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है विकारी और एक होता है अविकारी। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। केवल यहाँ अपन सामान्य चर्चा कर रहे हैं, फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा इनको खोलकर बताता हूँ। विकारी के भी चार भेद होते हैं, विकारी के भी चार भेद किए गए हैं। इनमें है, अपन बात करें, सबसे पहला है वह है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। चौथा है क्रिया। विकारी के भेद की बात कर रहे हैं भाई, रूप परिवर्तन प्रयोग है, व्याकरण के आधार पर दो भेदों में पहला विकारी था, विकारी के भी चार भेद किए गए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आगे अपन बात करें अविकारी, तो अविकारी के भी चार भेद ही किए गए हैं। अविकारी के भी चार भेद किए गए हैं। उनके जो नाम हैं वह है, पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। अविकारी के भी इस प्रकार चार भेद किए गए हैं। आगे अपन चौथे वर्गीकरण की बात करें भाई, इसका विकारी और अविकारी हो गया, बिल्कुल कॉमन सी बात है। यद्यपि अपन गौर करने वाली बात है, या मैं यही बता सकता हूँ एक छोटी सी बात कि और विकारी और जो अविकारी हैं इनके बीच में एक और वर्गीकरण होता है जिन्हें विकारक भी कहा जाता है। विकारक, यद्यपि यह शब्दों के वर्गीकरण का नहीं है, फिर भी इसी शब्दों के वर्गीकरण में अपन इस बात को पढ़ लेते हैं। विकारक है और विकारक के भी चार भेद ही किए गए हैं। यहाँ मैं इनके नामों के बारे में उल्लेख कर दूं। विकारक होता है, विकारी होता है, विकारी शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन, परिवर्तित होने वाले विकारी हैं। अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है, अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी हैं जो इनमें परिवर्तन नहीं होता है, और विकारक वो हैं जिनमें परिवर्तन, जो परिवर्तन करने वाले हैं, अर्थात विकारी शब्दों में परिवर्तन करने वाले को विकारक कहा जाता है। और विकारक के भी चार भेद हो रहे हैं, वह है सबसे पहला लिंग, दूसरा है वचन, तीसरा है कारक और चौथा है काल। लिंग, वचन, कारक और काल। इस प्रकार विकारक के भी कितने भेद हो गए? तीन भेद हो गए। चौथे भेद के बारे में अपन अगर जिक्र करें चौथे भेद के बारे में, तो वह है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब देखो, समझने वाली बात यहीं पर है। समझने वाली बात क्या है, मैं आपको समझा दूं। इसमें अपन जब शब्द की परिभाषा पढ़ रहे थे तो गौर करो, शब्द की परिभाषा वह थी कि एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को, गौर करने वाली बात यह है कि वहां अपनी परिभाषा थी कि सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। अब बहुत सारी किताबें हैं या बहुत सारी जो गाइडें हैं, या हो सकता है बहुत सारे आपको ऐसे वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे जो शब्द के जो अर्थ के आधार पर शब्दों के जो भेद कर रहे हैं वो सार्थक और निरर्थक कर रहे हैं। हमारी दृष्टि से यह बिल्कुल भी तार्किक नहीं है। अब देखो, गौर करो कैसे तार्किक नहीं है। हम हमारी बात थोप नहीं रहे हैं, इसके पीछे निश्चित रूप से कोई तर्क बताते हैं और उस तर्क के आधार पर सही ठहरती है बात,
तब ही वह सत्य साबित हो पाती है, तब ही वह तर्क के आधार पर सही साबित होती है, तब ही वह मानने योग्य होती है, यूं कह सकते हैं। तो देखो कैसे सार्थक और निरर्थक कैसे नहीं हो सकते। हाँ, सार्थक होता है क्योंकि शब्द होते हैं वो वास्तव में वर्णों के सार्थक समूह से बनकर होते हैं, तो सार्थक अपन मान सकते हैं। लेकिन दूसरे भेद की बात करें अपन निरर्थक की, तो वह कहां तक न्याय संगत है, कहां तक तर्क संगत है। क्योंकि जब वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं तो फिर निरर्थक शब्द कहां से आ गया। वर्णों के जो निरर्थक समूह है, यद्यपि बहुत सारे गाइडों में समझाने का प्रयास भी किया है कि जैसे कै चे टे में पे त, यह शब्द है और ये निरर्थक शब्द है, अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अब समझने वाली बात यहीं पर तो है कि जब यह वर्णों का सार्थक समूह ही नहीं है तो फिर ये शब्द कहाँ है, और जब शब्द ही नहीं है तो निरर्थक बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, इतना कह सकते हैं, यह कभी नहीं कह सकते कि यह निरर्थक शब्द है। हाँ, क्योंकि शब्द तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शब्द तो हमेशा वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द होता है, शब्द तो किसी सूरत में नहीं हो सकता। हाँ, इतना कह सकते हैं इसको कि यह निरर्थक वर्णों का समूह है, इतना कहा जा सकता है कि ये निरर्थक वर्णों का क्या है, समूह है। अब अपन बात करें फिर अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद माने गए हैं। हमारे दृष्टिकोण से अर्थ के आधार पर शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से होते हैं इनके बारे में अपन सामान्य रूप से जिक्र कर लेते हैं। तो देखो कौन कौन से होते हैं, एक बार अपन जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहला है वह है अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। दूसरे की बात करें तो वह है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो वह है विलोम शब्द। चौथे की अगर मैं बात करूं, चौथे वर्गीकरण की, तो वह है युग्म शब्द, युग्म शब्द। युग्म शब्द को यूं कह सकते हैं, समोच्चारित या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कह सकते हैं। समोच्चारित या फिर श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कह सकते हैं। पांचवें अगर मैं वर्गीकरण की बात करूं तो वह है शब्द समूह, शब्द समूह या यूं कहो एकल शब्द, एकल शब्द, या यूं कहो वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। छठवें अगर मैं वर्गीकरण की बात करूं, छठवां वर्गीकरण, तो वह है एकार्थक शब्द। छठवें वर्गीकरण की बात करूं तो वह है एकार्थक शब्द। सॉरी, एकार्थक नहीं कह सकते, एकार्थक प्रतीत होने वाले, एकार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। सातवें में वर्गीकरण की बात करूं तो वह है समूहवाची शब्द, और आठवें में वर्गीकरण की बात करूं, आठवें भेद की बात करूं तो वह है ध्वन्यार्थक शब्द, ध्वन्यार्थक शब्द। ये अर्थ के आधार पर शब्दों के 8 भेद होते हैं। इनके बारे में अपन सामान्य रूप से चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या होते हैं। अनेकार्थी शब्द, इसका मतलब है कि जैसे एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि जैसे सारंग की, तो सारंग के बहुत सारे अर्थ होते हैं। दीपक होता है, स्त्री होता है, मोर होता है, सर्प होता है, मतलब खूब सारे अर्थ हो सकते हैं। पर्यायवाची शब्द आप जानते ही हैं,
जो पर्यायवाची होते हैं, जैसे नेत्र, आंख, चक्षु, अक्षि, ये पर्यायवाची हो गए। विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द आप जानते ही हैं, उल्टे होते हैं बिल्कुल। मेरे विचार से आप अच्छे से इस बात को भी जानते होंगे, विलोम शब्दों को भी आप जान रहे होंगे। उसके बाद में मैं बात करूं युग्म शब्द या समोच्चारित या फिर श्रुति सम्य भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में तो समान से लगते हैं लेकिन वास्तव में वो अर्थ में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उच्चारण समान सा होता है लेकिन वास्तव में उनका अर्थ क्या होता है, भिन्न होता है। या युग्म शब्द से आप अच्छे से जान रहे होंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से मैं समझाऊं आपको, अंश अंश। अब देखो, श्रुति सम, सुनने में समान लग रहा है लेकिन अर्थ इसका क्या है, भिन्न है। समोच्चारित, उच्चारण में समान लग रहा है। युग्म शब्द है, जोड़े के रूप में आए हैं लेकिन इनका अर्थ क्या है, अलग अलग है। अंश, जैसे मैं बात करूं अंश, अंश शब्द का अर्थ हो गया हिस्सा, और अंश, अंश शब्द का अर्थ हो गया कंधा। ऐसे अपन मान सकते हैं कि यह क्या है, युग्म शब्द हैं। बात करें अपन शब्द समूह या एकल शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस बात को भी आप जान रहे होंगे, जैसे सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, बहुत कम जानने वाला, अल्पज्ञ। ऐसे ये हो गया एकल शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। एकार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, यह ईजीवा में आप जान सकते हैं कौन से होते हैं, जैसे सेवा, सामान्य सेवा, शुश्रूषा, किसी रोगी की सेवा होती है वह शुश्रूषा होती है। जैसे आमंत्रण और निमंत्रण देखने में बिल्कुल सामान्य प्रतीत होते हैं लेकिन भिन्नार्थक हैं। एकार्थक प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में वो क्या है, भिन्नार्थक हैं। आमंत्रण और निमंत्रण, आमंत्रण सामान्य रूप से किसी फंक्शन को देखने के लिए बुलावा दिया जाता है जिसमें भोज का आयोजन नहीं होता है, वो आमंत्रण। और निमंत्रण, जहां फंक्शन के साथ साथ भोज का भी आयोजन किया जाता है, आपको खाना भी खिलाया जाएगा, वहां निमंत्रण होता है। समूहवाच्य शब्द हैं, ये समूह को प्रकट करते हैं। जैसे यात्रियों का समूह है वो जत्था है, या यूं कह सकते हैं अपन समूहवाच्य शब्दों में, जैसे दल है, सेना है, कक्षा है, ये क्या है, समूहवाच्य शब्द हैं। ध्वन्यार्थक शब्द, ये विभिन्न प्रकार के जो पशु पक्षी हैं इनकी ध्वनियों को जो प्रकट करने वाले शब्द होते हैं वो ध्वन्यार्थक शब्द होते हैं। जैसे पक्षी चहचहाना हो गया, घोड़ा हिनहिनाना हो गया, शेर दहाड़ना हो गया, हाथी है वो चिंघाड़ना हो गया। ऐसे इन शब्दों को क्या कहा जा सकता है, ध्वन्यार्थक शब्द कहा जा सकता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि शब्द की जो है सामान्य जो व्याख्या है अपन ने कर ली है। अब शब्द की विस्तृत रूप से एक एक आधार को लेकर, भाई उत्पत्ति, स्रोत, इस आधार को लेकर, तत्सम तद्भव उद्देश्य, जो विदेशी शब्द हैं इस आधार को लेकर, या यूं कहो कि व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर जो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ हैं उसके आधार पर, या यूं कहो कि रूप परिवर्तन, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर जो विकारी और अविकारी हैं, जिनके भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अविकारी के क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इनके आधार पर कह सकते हैं या अर्थ के आधार पर कह सकते हैं। इनकी विस्तृत रूप से व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे, जो हमें विश्वास है जो बेमिसाल व्याख्या होगी, बहुत ही सारगर्भित व्याख्या होगी। ऐसा वीडियो हमें विश्वास है और आप भी मान जाएंगे, यूनिक होगा, कहीं पर ऐसा ज्ञान किसी दूसरे वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।